अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। मेरा नाम है अबरार चौहान। आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 में लिक्विड पोर्शन के क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं। तो चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। Students, now we are going to solve the short question type questions in our question number 5 which are very important. ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना जिनमें रीज़न एक्सप्लेन करनी होती है, इनको अटेम्प्ट करने से पहले आपको क्लियर कट आइडिया होना चाहिए कि आप क्या लिखने जा रहे हैं और उस बात को आपने हाईलाइट करना होता है विद मार्कर इन बोर्ड एग्जाम इन दैट शॉर्ट क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल, कोई चीज़ इंक्रीज करेगी अकॉर्डिंग टू योर लॉजिक, तो वो इंक्रीज को आपने मार्कर से लिखना है ताकि वो हाईलाइट हो जाए और एग्जामिनर इजीली टू द पॉइंट चीज़ को समझे और उसके नंबर दे दे। तो वी आर गोइंग टू सॉल्व दीज क्वेश्चन वन बाय वन with the reason or logic required. The first question या part, in the hydrogen bonded structure of HF, which is stronger bond, the shorter covalent bond or a longer hydrogen bond between different molecules. अगर मैं हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ स्ट्रक्चर बनाऊं तो वो कुछ इस तरह का बनता है कि उसमें हाइड्रोजन जो होता है जो कि फ्लोरीन से अटैच होता है वो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन एक एक शेयर करता है। इनमें इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि जो फ्लोरीन है इट हैज़ पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अराउंड 4 एंड हाइड्रोजन की होती है अराउंड 2.2। सो इस पे होता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इनमें तकरीबन 1.9 के करीब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस है। जितनी बॉन्ड में बनाने के बाद पोलैरिटी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो। क्योंकि ये एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके अपने वेलर शेल को कंप्लीट करना चाहते हैं, लिहाजा इन दोनों ने अपने इलेक्ट्रॉन शेयर क्यों किए हैं। पहला तो ये क्वेश्चन अपीयर हो तो आप कहेंगे उन्होंने ऑक्टेट रूल पूरा करने के लिए, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए इलेक्ट्रॉन शेयर किए। दूसरी बात, ये एक पोलर मॉलिक्यूल है। पोलर मॉलिक्यूल का मतलब क्या है, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अच्छा खासा डिफरेंस है। जब ये दो चीज़ें किसी मॉलिक्यूल में इकट्ठी हो जाएं तो वो मॉलिक्यूल इंतहाई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है, यानी कि पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा विच इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। और इनमें डिस्टेंस भी कम हो जाएगा क्योंकि जब बॉन्ड बनता है तो दो छोटे एटम, फ्लोरीन भी छोटा है हाइड्रोजन भी छोटा है, इनका इंटर डिस्टेंस जो होगा बिटवीन दीज टू एटम वो कम होगा, लिहाजा ये एक दूसरे के करीब होंगे। अगर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप करते हैं विद अनदर HF तो वो हाइड्रोजन जो होगा वो करेगा क्या कि किसी और फ्लोरीन के लोन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, यानी कि उससे हाइड्रोजन बॉन्ड डेवलप करने की कोशिश करेगा पार्शियल नेगेटिव फ्लोरीन से पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन। इनका डिस्टेंस ज़्यादा होगा और ये कोई प्रॉपर बॉन्ड भी नहीं है उस तरह से जिस तरह HF के दरमियान एक मॉलिक्यूल के अंदर डेवलप हुआ है। यानी कि मैं ये रेड और ये ब्लू लाइन की बात कर रहा हूँ, ये एक प्रॉपर पोलर कोवलेंट बॉन्ड है और ये दो मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का कोई लेना देना नहीं है ऑक्टेट रूल से और स्टेबिलिटी से। हाइड्रोजन और फ्लोरीन ने आपस में बॉन्ड बना के एक दूसरे को स्टेबल किया हुआ है, जबकि हाइड्रोजन फ्लोराइड का एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से सिर्फ इसलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, चाहे वो स्ट्रॉन्ग है, डेवलप कर रहा है क्योंकि वो एक दूसरे के ऑपोजिट एंड्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं। सो द कोवलेंट बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर because it has shorter length, it completes the octet rule of fluorine and duplet rule of hydrogen, it has the polar nature, so ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। इंटरमॉलिकुलर फोर्स यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिसको हम ग्रीन लाइन से ही शो करते हैं, ये जो ग्रीन एरो से मैं शो कर रहा हूँ ये है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक H का दूसरे फ्लोरीन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, ना सिर्फ इनके दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा है बल्कि इसका ऑक्टेट रूल या डुप्लेट रूल से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने शेयर करके अपने आप को स्टेबल कर लिया है, लिहाजा ये एक वीकर बॉन्ड होगा। वैसे भी हमने एक चीज़ याद रखनी है कि बॉन्ड एनर्जी या स्ट्रेंथ, बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ जितनी कम होगी उतनी बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। तो ये वाला रूल भी तो HF में पूरा उतर रहा है। HF के दरमियान
बॉन्ड शॉर्टर है, कोवलेंट है, और जो हाइड्रोजन और दूसरे मॉलिक्यूल के फ्लोरीन में अट्रैक्शन है उसमें जो डेवलप हो रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड वो लॉन्गर है, ये एक दूसरे से दूर होंगे, लिहाजा इनकी जो स्ट्रेंथ होगी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की वो कमज़ोर होगी. So these all points combine to form a one conclusion that the bond between the hydrogen and fluorine in a molecule, which is a covalent, polar covalent bond, should be stronger, and the bond between hydrogen bond between one molecule and other molecule, यानी कि पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन और पार्शियल नेगेटिव फ्लोरीन में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है चूंकि वो लॉन्गर लेंथ का है और उसका ऑक्टेट रूल से कोई लेना देना नहीं है, लिहाजा वो एक कमज़ोर बॉन्ड तस्वुर किया जाएगा और होगा भी. उसको कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी ब्रेक होने के लिए. अब चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ. पार्ट 2 में इन अ वेरी कोल्ड विंटर द फिश इन द गार्डन पॉन्ड्स ओwe देयर लाइफ टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग. हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो विंटर के अंदर यानी कि सर्दी के अंदर जो गार्डन पॉन्ड्स होते हैं या लेक्स होती हैं उनमें जानदार जिंदा रहते हैं. इसकी क्या वजह है? देखिए असल में बात यूँ है कि जो आइस होती है उसकी डेंसिटी होती है कम. उसकी वजह क्या है? जब आइस बनती है ना, असल में जब आइस बन रही होती है तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से मॉलिक्यूल्स अरेंजमेंट में आ रहे होते हैं, यानी कि सेम चार्जेस तो एक दूसरे के सामने आने से रहे. असल में वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है तो उसका पार्शियल पॉजिटिव एंड ऑफ हाइड्रोजन किसी और मॉलिक्यूल के पार्शियल नेगेटिव एंड से, ये एक मॉलिक्यूल है उसका पार्शियल नेगेटिव एंड है ऑक्सीजन, सेम वही वाटर का मॉलिक्यूल मैं बना रहा हूँ, इनको अट्रैक्ट कर रहे होते हैं. जब ये सॉलिड बनते हैं ना तो इनमें एक दूसरे के करीब आने की वजह से सेम चार्जेस करीब नहीं आ सकते क्योंकि ऑक्सीजन को तो रिपेल कर देगा. ये इलेक्ट्रॉन्स के हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं. तो होता यूँ है कि इनमें अरेंजमेंट क्रिएट होना शुरू हो जाती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग. क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो डेवलप रहेगी, वो मॉलिक्यूल्स के ऑपोजिट एंड में डेवलप होगी और स्ट्रॉन्गर होती जाएगी जैसे जैसे वो आइस में कन्वर्ट होती जाएगी. क्योंकि मॉलिक्यूल्स के दरमियान सॉलिड स्टेट में आने की वजह से फासला कम होता जाएगा, लिहाजा वो अरेंज होंगे. वो अरेंज होने की वजह से उनमें एम्प्टी स्पेसिस क्रिएट होंगी उनके स्ट्रक्चर की वजह से, और वो एम्प्टी स्पेसिस उनका मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ कर देंगी. तो वॉल्यूम अगर इंक्रीज़ होगा एम्प्टी स्पेसिस की वजह से तो डेंसिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज़ हो जाएगी. जब डेंसिटी डिक्रीज़ होती है ना तो फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पे एक पॉन्ड बनाऊँ, ये एक पॉन्ड है और इसके अंदर ये वाटर फिल हुआ है. विंटर में कम डेंसिटी की वजह से इसकी सरफेस पे बर्फ़ जम जाएगी, वो बर्फ़ इंसुलेट कर देती है इस पॉन्ड को, और पॉन्ड के अंदर मौजूद हीट जो है ना वो बाहर नहीं जा पाती. पॉन्ड के अंदर जो हीट है वो बाहर नहीं जा पाती, वो पॉन्ड के अंदर ही रहती है. लिहाजा जो जानदार हैं वो इसके अंदर मछली वगैरह ज़िंदा रहते हैं क्योंकि हीट लॉस नहीं होता. क्यों? ये जो लेयर ऑफ आइस बनी है ऑन द सरफेस ड्यू टू लो डेंसिटी which is actually due to the arrangement of molecules which is due to the hydrogen bonding, वो इंसुलेट कर रही है इसको. तो हीट लॉस नहीं हो रहा, इंसुलेट कर रही है, इंसुलेटर लेयर है, हीट लॉस नहीं हो रहा. लिहाजा होगा यूँ कि आपकी जो लाइफ है वाटर के अंदर वो ज़िंदा रहेगी. और अगर ऐसा ना होता और बर्फ़ की ब्लैंकेट ना डेवलप होती, लेयर ना डेवलप होती सरफेस पे, तो आप भी जानते हैं कि जानदार सर्दी से मर जाते हैं. अब चलते हैं पार्ट 3 की तरफ. नाउ द थर्ड पार्ट इज वाटर एंड एथेनॉल कैन मिक्स इजीली इन ऑल प्रोपोर्शंस. देखें थर्ड पार्ट, वाटर और एथेनॉल आपस में तभी मिक्स होंगे जब ये आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप कर सकेंगे. वाटर का स्ट्रक्चर ये बताता है कि उसके अंदर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मौजूद हैं और हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव है, ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव है और लोन पेयर के साथ है. एथेनॉल जो है इट आल्सो हैज़ द स्ट्रक्चर विच इज़ एक्चुअली CH3 CH2 OH. इसमें ये जो OH है ये इंडिकेट कर रहा है कि इसके पास भी ऑक्सीजन मौजूद है. अब होगा यूँ कि अगर मैं इस मॉलिक्यूल को थोड़ा सा रोटेट करके बना लूँ, यानी कि मैं ऐसा करता हूँ, थोड़ी सी स्पेस भी क्रिएट कर लेता हूँ. मैं अगर इस मॉलिक्यूल को यहाँ पे बना लूँ CH3 CH2
OH। तो होगा यूं कि वाटर का जो O है, वाटर का जो H है वो इस ऑक्सीजन से जो एथेनॉल में मौजूद है हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप कर लेगा, जिससे इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगी वाटर मॉलिक्यूल की विद एथेनॉल मॉलिक्यूल। इन दैट सिनेरियो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होने की वजह से ये एक दूसरे के साथ हल हो जाएंगे, यानी कि एथेनॉल वाटर में मिक्स हो जाएगा। अब एथेनॉल ज़्यादा डाले या कम डाले, उन्हें हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप कर लेनी है और ये स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। लिहाजा एथेनॉल और वाटर आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के डेवलप होने से मुकम्मल तौर पे हल हो जाते हैं तमाम क्वांटिटीज़ के अंदर, चाहे थोड़ी हो या ज़्यादा। नाउ द फोर्थ वन, द ओरिजिन ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इन वाटर। एक्चुअली जो वाटर में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का ओरिजिन है वो हमने डिस्कस करना है। वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है और इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसकी वजह इसका स्ट्रक्चर है। उसके स्ट्रक्चर के अंदर ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन्स के साथ कोवलेंट बॉन्ड बना के बैठा होता है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से बहुत ज़्यादा होती है और इसके बाद लोन पेयर्स भी मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से ये पूरा मॉलिक्यूल एक पोलर नेचर यानी कि पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव एंड्स की शक्ल इख्तियार कर लेता है। अब याद रखिएगा कि चूंकि इसमें एक इंतहाई ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और लोन पेयर के साथ मौजूद है, लिहाजा ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की सारी रिक्वायरमेंट्स, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पहली रिक्वायरमेंट ये है कि पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन होना चाहिए उस मॉलिक्यूल में और वो जुड़ा होना चाहिए किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ, से ऑक्सीजन के साथ। दूसरा, वो जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए और उसमें लोन पेयर भी मौजूद होना चाहिए। अब आप जानते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और लोन पेयर की प्रेजेंस ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का सबब बनती है। सो होगा यूं कि अगर मैं इधर कोई और मॉलिक्यूल लिखूं वाटर का, से H2O, तो ये क्या करेगा, इसका पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन और पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप करेंगे विद अदर मॉलिक्यूल्स इस तरह। अब ये पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल के पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन से फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप कर रहा है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाएगी। सो पोलैरिटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एक्चुअली हेल्प्स in development of intermolecular forces, and the partial positive hydrogen and presence of a highly electronegative element and a lone pair will help this molecule to develop hydrogen bonding. Students, now we are going to solve question number 6, part A. Briefly consider some of the effects on our lives if water has only a very weak hydrogen bonding present among its molecule. आप इस बात को मद्देनज़र रखें कि वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होती ही होती है, लेकिन वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। व्हाट इन केस अगर वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कमज़ोर होती, तो क्या हमारी ज़िंदगी ऐसी ही होती? देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारी ज़िंदगी में लिक्विड वाटर का होना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ अ एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर बॉडी एंड वी नीड द कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ लिक्विड वाटर। लिक्विड स्टेट ऑफ वाटर तभी एग्जिस्ट करती है अगर इसका बॉइलिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से ज़्यादा होता। रूम टेम्परेचर होता है 25 डिग्री। अगर कोई सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से काफ़ी ज़्यादा है, से 100 डिग्री है जैसे, और इसका फ्रीजिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से काफ़ी कम है यानी कि 0 डिग्री है, जैसे वाटर की बात कर रहे हैं हम, तो हम 0 डिग्री से 100 डिग्री के दरमियान इस दुनिया में तमाम इलाके मौजूद होते हैं सिवाय पोलर साइड्स के और कुछ हिली एरियाज़ के। वहाँ पे जो वाटर होता है ना, वो लिक्विड स्टेट में मौजूद होता है। ये इसी वजह से आप देखते हैं कि चाहे अमेरिका हो, पाकिस्तान हो, जर्मनी हो, इंडिया हो, बांग्लादेश हो, वहाँ पे लिक्विड वाटर मौजूद है, क्योंकि जो रेंज ऑफ टेम्परेचर इन दैट एरिया है वो बॉइलिंग पॉइंट से नीचे है और फ्रीजिंग पॉइंट से ऊपर है, और फ्रीजिंग पॉइंट के दरमियान कोई भी सब्सटेंस जो होगी वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करती होगी। सो वाटर लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। अब स्टूडेंट, इतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होने की वजह क्या है? इतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होने की वजह स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और अगर ना होती तो बॉइलिंग पॉइंट कभी इतना ज़्यादा ना होता, और अगर बॉइलिंग पॉइंट इतना ज़्यादा ना होता तो वाटर लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट ही ना करता, वेपर स्टेट में ही रहता।
तो इसको एक्सट्रैक्ट करना और पीना इंतहाई मुश्किल काम हो जाता। सो सम हाउ दैट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर आवर लाइफ के ये लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। दूसरा, आप जानते हैं कि सर्दियों में जो लेक्स होती हैं उनकी सरफेस जम जाती है, और अगर उनकी सरफेस जम जाती है तो उसमें मौजूद सारे जानदारों को मर जाना चाहिए था अगर वाटर की आइस में कन्वर्ट होने के बाद डेंसिटी जो है वो हाई होती है। लेकिन वाटर जब आइस में कन्वर्ट होता है उसकी डेंसिटी लो होती है, और उसकी डेंसिटी लो होने की वजह से होता यूँ है कि जो वाटर है वो सरफेस पे आ जाता, सॉरी जो आइस है वो वाटर की सरफेस पे आ जाती है और वाटर को इंसुलेट कर देती है फर्दर हीट लॉस से। और अगर फर्दर हीट लॉस से वाटर इंसुलेट हो जाए तो नीचे वाली जो इलाका है वाटर का, उसमें मौजूद जानदार जिंदा रहते हैं, उसमें मौजूद जानदार जिंदा रहते हैं। तो वाटर की आइस में कन्वर्ट होने के बाद डेंसिटी का कम हो जाना भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होता है। तीसरा, सोलेबिलिटी। बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जो वाटर में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग के होने की वजह से डिज़ोल्व हो जाते हैं, जैसे कि शुगर है विच इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड, और इसके अलावा वाटर में मौजूद आयनिक कंपाउंड का डिज़ोल्व होना भी उसकी पोलर नेचर की वजह से है। सो ये काफ़ी पॉइंट्स हैं, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना होती तो शायद हम जानदार के लिए ज़िंदा रहना ही मुश्किल हो जाता। अब हम चलते हैं पार्ट बी की तरफ। स्टूडेंट्स, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि गैसेस का क्रिटिकल टेम्परेचर होता है। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। क्रिटिकल टेम्परेचर गैसेस का होने का मतलब ये है, ये वो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है या हाईएस्ट टेम्परेचर होता है, मैक्सिमम टेम्परेचर at which gas can exist in liquid। इससे ऊपर जाएंगे ना तो गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना पॉसिबल नहीं रहेगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं दो गैसेस के क्रिटिकल टेम्परेचर जो कि मेंशन्ड है उनको लिखूं, कार्बन डाइऑक्साइड का क्रिटिकल टेम्परेचर है 31.14 डिग्री, और जो मीथेन का CH4 का क्रिटिकल टेम्परेचर है वह -81.9 डिग्री। अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड को लिक्विफाई करना चाहता हूँ, अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड को लिक्विफाई करना चाहता हूँ तो मैक्सिमम टेम्परेचर जो मैं यूज़ कर सकता हूँ वो 31.14 डिग्री है, या 31.14 डिग्री से कम का टेम्परेचर है। अगर मैं इसे 50 डिग्री पे लिक्विफाई करने की कोशिश करूँगा, लिक्विड में कन्वर्ट करने की कोशिश करूँगा, तो मैं कामयाब नहीं हो पाऊँगा। सेम इसी तरह मीथेन के लिए -81.9 डिग्री है, डेट इज टू लो। अब ये कम ज़्यादा होने के पीछे एक रीज़न है, वो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। देखें, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जितनी आसानी से डेवलप होंगी, जितनी स्ट्रॉन्ग डेवलप होंगी, उतना ज़्यादा टेम्परेचर बर्दाश्त कर पाएंगी। अब देखें, अगर मैं मीथेन में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप करना चाहता हूँ तो मुझे टेम्परेचर -81.9 डिग्री तक ले जाना पड़ेगा, तब उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगी, और उससे नीचे नीचे वो मौजूद रहेगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और वो कौन सी स्टेट में मौजूद रहेगा, लिक्विड स्टेट में। जैसे ही मैं -81.9 डिग्री से अबव जाता हूँ तो उसकी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन टूट जाती है, यानी कि -81.9 से ऊपर वाला टेम्परेचर उसकी बर्दाश्त से बाहर है, वो लिक्विड से फ़ौरन गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि उसकी बर्दाश्त में नहीं आएगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हैं, टूट जाएंगी। कार्बन डाइऑक्साइड का जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो हाई है मीथेन की निस्बत। उसकी वजह यह है कि इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती हैं, और ये स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ही उसका क्रिटिकल टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा बता रही हैं। 31.14 डिग्री तक कार्बन डाइऑक्साइड की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लिक्विड फॉर्म में मौजूद रहने की वजह से स्ट्रॉन्ग रहती हैं। जैसे ही आप इससे टेम्परेचर ज़्यादा करते हैं, वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अगेन बर्दाश्त नहीं होता उनसे टेम्परेचर, उनकी एनर्जी मॉलिक्यूल की ज़्यादा हो जाती है, लिहाजा वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाती हैं, वो लिक्विड वेपर स्टेट में या गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। जब कोई गैसियस स्टेट में होगी ना तो उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नेग्लिजिबल हो जाती है, या बहुत कम होती है, अनटिल अनलेस वो कंप्रेस स्टेट में ना चले जाए। सो वी कंसिडर के चूँकि क्रिटिकल टेम्परेचर कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा है, लिहाजा उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है। मीथेन का क्रिटिकल टेम्परेचर चूँकि कम है, लिहाजा उसकी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो वीक हैं। सो मैं यहाँ लिख देता हूँ स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस।
और मैं लिख देता हूँ कि जो हमारे पास मीथेन है इट हैज़ वीकर इंटर, ये मैंने चॉइस क्यों की है? क्रिटिकल टेम्परेचर देख के। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या बताता है? लिक्विड स्टेट में उस गैस का मौजूद होना। लिक्विड स्टेट में तभी मौजूद होगी जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एग्जिस्ट करती होंगी। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग या एग्जिस्ट करती हैं लिक्विड स्टेट इन दोनों सब्सटेंसेस में जब उनका क्रिटिकल टेम्परेचर तक मैं महदूद रहता हूँ। अगर मैं उससे ऊपर जाने की कोशिश करता हूँ तो वो ख़त्म हो जाती हैं। तो ज़्यादा टेम्परेचर किसका है? कार्बन डाइऑक्साइड का। तो उसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है तभी वो 31.14 डिग्री तक जो हीट है टेम्परेचर है उसको बर्दाश्त कर लेती हैं, उसके बाद टूटती हैं। जबकि मीथेन में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ऑर्डिनरी कंडीशंस में तो डेवलप ही नहीं होती हैं और उसको डेवलप करने के लिए मुझे -81.9 डिग्री तक जाना पड़ता है, फिर उसमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो पाती हैं। और उससे नीचे नीचे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होंगी, लिक्विड फॉर्म में होगा। उससे जैसे ही मैं ऊपर जाऊंगा 81.9 डिग्री से वो ख़त्म होने की कोशिश करेंगी, यानी कि मीथेन जो है वो गैशियस फॉर्म में जाने की कोशिश में लग जाएगा। आई होप स्टूडेंट्स ये लेक्चर आपको समझ आया होगा और इसके पीछे लॉजिक, रीजंस और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की इंपॉर्टेंस भी समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।